रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है अलवर ज़िला, और इसी अलवर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है खैरथल तिजरा, जो कि भिवाड़ी क्षेत्र में है। अब इसी खैरथल तिजरा भिवाड़ी में पुलिस को 20 जुलाई साल 2025 को सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब यहीं पर एक संतरा कॉलोनी है और इसी संतरा कॉलोनी के अंदर एक घर से बहुत ज़्यादा तेज़ की बदबू आ रही है। अब चूँकि आजकल इस तरीके के क्राइम, इस तरीके की खबरें जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती हैं। घर के अंदर से बदबू आना यहीं कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। इसलिए वो जो लोग होते हैं जो उस एरिया में इकट्ठा हुए थे, जिनको उस कमरे के अंदर से बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, वो लोग सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि संतरा कॉलोनी के अंदर एक कमरे के अंदर से एक बहुत ही अजीब तरीके की बदबू आ रही है, जिसका आभास लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। यानी बदबू इस तरीके की है कि इस तरीके की बदबू लोगों ने पहले कभी नहीं सूंघी। अब इस तरीके की बदबू की जब खबर पुलिस को मिलती है तो जो पुलिस की टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। अब दोस्तों, पुलिस की टीम मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। वहां पर लोगों की एक भीड़ इकट्ठा थी, लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। पुलिस उन लोगों से पूछती है कि वो कमरा कौन सा है जिस कमरे के अंदर से बदबू आ रही है। अब जो लोग थे वो पुलिस को उस कमरे की साइड लेके जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे पुलिस नज़दीक पहुंचती है, बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि पुलिस वालों को अपनी नाक पर रुमाल लगाना पड़ गया था, और जो साथ में लोग गए थे वो भी अपनी नाकों को ढांक के रखे हुए थे। लिहाजा पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में देखती क्या है कि जिस कमरे से बदबू आ रही है उस कमरे पर ताला पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले विंडो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं तो ये तो पता चलता है कि अंदर कोई शख्स लेटा है। अब जैसे ही पुलिस को वो लेटा हुआ शख्स दिखाई पड़ता है, पुलिस उसको आवाज़ लगाती है। लेकिन दोस्तों, आवाज़ का रिस्पॉन्स वो व्यक्ति करेगा जो जिंदा हो। शायद ये व्यक्ति कई दिन पहले इस कमरे के अंदर मर चुका था, जिसकी वजह से जो बदबू थी पहले इस कमरे के अंदर फैली और उसके बाद में ये बदबू पूरे मोहल्ले के अंदर फैल रही थी। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है लोगों की मौजूदगी में उस ताले को तोड़ती है, एंड ताले को तोड़ने के बाद में जब अंदर पहुंचती है तो अंदर जाने के बाद में तुरंत पुलिस वापस आ जाती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि एक लम्हा भी पुलिस वालों को और बाकी जो लोग वहाँ पर थे उनको खड़े होना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा पुलिस वाले जैसे तैसे अपने चेहरे को मास्क से, कुछ रुमाल से, कुछ हाथों से कवर करके आगे बढ़ते हैं। जो डेड बॉडी थी उसको उस कमरे से बाहर निकालते हैं। डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले इस कमरे को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करते हैं। साथ के साथ ये कमरा किसका था, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। जब लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि एक मकान मालिक है जिसका ये मकान है जो कि रेंट पे चढ़ा हुआ था। इसलिए पुलिस जो थी वो उस मकान मालिक को बुलाती है, एंड मकान मालिक को बुलाने के बाद में उससे पूछताछ करती है। तो जो मकान मालिक होता है कहता है कि साहब ये कमरा उसने गुड्डू रॉय और उसकी पत्नी जो थी बॉबी रॉय उसको किराए पे दे रखा था। लिहाजा पुलिस वाले अब ये समझ चुके थे कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी पुरुष गुड्डू रॉय की है। अब ये गुड्डू रॉय की डेड बॉडी है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ में इसकी जो पत्नी बॉबी रॉय रहती थी वो कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मोबाइल नंबर वगैरह लिया जाता है बॉबी रॉय का तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर क्या है। पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि बॉबी रॉय अपने घर कहीं पर गई हुई हो और उसके पीछे ये सब कुछ हो गया हो। लेकिन फिर पुलिस वाले ये भी देखते हैं कि घर के अंदर दरवाजे पे ताला बाहर की साइड से पड़ा हुआ था। यानी मामला कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों को शक जो था वो उसकी पत्नी बॉबी रॉय के ऊपर जाता है। अब लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो बॉबी रॉय की तलाश शुरू करते हैं। साथ के साथ उसकी कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें निकलवाते भी हैं। इधर बॉबी रॉय की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही थी, उधर बस स्टेशन के पास से अगले ही दिन बॉबी रॉय को उसके जीजा अनुज चौधरी के साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है तो पता ये चलता है कि इन दोनों ने बिहार का टिकट करा रखा था और ये दोनों बिहार भागने की फिराक में थे। इधर पुलिस वालों के पास में कॉल डिटेल्स भी आ जाती है और इस कॉल डिटेल्स में ये बहुत साफ था कि जो बॉबी रॉय थी, गुड्डू रॉय की पत्नी, वो लगातार अनुज चौधरी के साथ में दिन में लगभग 10-10 बार कॉल्स करती थी और उन कॉल्स की जो ड्यूरेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। यानी मामला साफ था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है। लिहाजा पुलिस वालों को कुछ पड़ोसियों ने यह भी बताया था कि बॉबी रॉय और उसके पति गुड्डू रॉय के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार इस कदर बढ़ता था कि इनके घर से कभी कभी मारने पीटने की या फिर कभी कभी गाली गलौज की आवाज़ भी आया करती थी।
अब लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो इस बॉबी रॉय से पूछताछ शुरू करते हैं। साथ के साथ इसका जो जीजा होता है अनुज चौधरी, उससे भी पूछताछ करते हैं। अब जब बॉबी रॉय से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो बॉबी रॉय इस पूरे केस के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। वो तो बस यही कहती है कि वो अपनी जीजा के साथ बिहार जा रही थी, लेकिन उसके पति के साथ में क्या हुआ है इसके बारे में उसे नहीं पता। लेकिन पुलिस पूछती है कि तुम बिहार जा रही थी तो बस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते क्या तुम्हें इतनी देर लग गई कि तुम्हारे पति की मौत भी हो गई और उसकी डेड बॉडी से बदबू भी आने लगी। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो डेड बॉडी है वो लगभग 2 से 3 दिन पुरानी है। अब लिहाजा यहाँ पर पुलिस बॉबी रॉय और अनुज चौधरी इन दोनों से पूछताछ करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये दोनों तो कभी से भागने की फिराक में थे, लेकिन इन दोनों को पैसों का बंदोबस्त नहीं था। चूँकि बॉबी रॉय और अनुज चौधरी, इसका जो जीजा था, ये एक ही कंपनी में काम किया करते थे। चूँकि पैसे मिले नहीं थे इसलिए ये लोग भाग नहीं पाए थे। अब लिहाजा जब बॉबी रॉय के साथ में पुलिस सख्ती दिखाती है तो जो बॉबी रॉय जो पत्नी थी गुड्डू रॉय की, वो टूटती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है दोस्तों, जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते जो थे वो कलंकित हो जाते हैं, तार तार हो जाते हैं। दरअसल जो गुड्डू रॉय था ये मूलतः बिहार का रहने वाला था। बिहार में ही रहा करता था, अपनी पत्नी के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन दोस्तों जिस जगह पर ये रहा करता था वहाँ पर काम की इतनी ज़्यादा सहूलियतें मौजूद नहीं थी, यानी वहाँ पर काम की परेशानी रहा करती थी। अब गुड्डू रॉय के खर्चे बढ़ चुके थे, शादी होने के बाद में पत्नी थी, अब पत्नी के भी खर्चे हो चुके थे। लिहाजा जब धीरे धीरे खर्चे बढ़ते हैं तो महंगाई गुड्डू रॉय के ऊपर कुछ इस कदर हावी होती है कि गुड्डू रॉय ये फैसला करता है कि वो इस इलाके से कहीं दूर जाकर काम की तलाश करेगा। अब ये सोचते हैं कि काम कहाँ किया जाए, तो ये जो अनुज चौधरी था, अनुज चौधरी की उम्र लगभग 64 साल के आसपास थी और ये अनुज चौधरी राजस्थान के अलवर में काम किया करता था, वहीं पर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसी से गुड्डू बात करता है तो अनुज चौधरी कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम दोनों पति पत्नी का काम लग जाएगा। अब उसके बाद में गुड्डू रॉय जो था अपनी 35 साल की पत्नी बॉबी रॉय को लेकर राजस्थान पहुँच जाता है एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये उसी फैक्ट्री में दोनों पति पत्नी कामकाज शुरू कर देते हैं। एक रूम लेते हैं किराए पर, उसी पे रहते हैं और जो अनुज चौधरी था वो भी आ जाया करता था, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जो गुड्डू रॉय होता है उसको एक अजीब तरीके की बीमारी लग जाती है और ये बीमारी कुछ इस कदर उसको लगी थी कि अब वो काम करने में असमर्थ था। इसलिए वो ज़्यादातर समय जो था, खाली समय जो उसका, चूँकि काम वगैरह करता नहीं था तो घर पर ही रहा करता था और इस दौरान उसे शराब पीने की लत भी लग चुकी थी। इधर जो पत्नी बॉबी रॉय थी ये अपने जीजा अनुज चौधरी के साथ में काम पर जाया करती थी, इधर पति जो था वो सारे पैसे शराब में उड़ाया करता था। इसी बात को लेकर बॉबी रॉय और गुड्डू इन दोनों के बीच में कई बार झगड़ा तकरार होता, यानी इन पति पत्नी के बीच में रिश्ते जो थे पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे और इसी का फ़ायदा उठाता है अनुज चौधरी। अनुज चौधरी बॉबी रॉय से कहता है कि तुम्हारी उम्र महज 35 साल के आसपास है और तुम ऐसे शख्स के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार लोगे। यानी किसी तरीके से ये 64 साल का व्यक्ति एक 35 साल की महिला को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में लेता है और उसके बाद में उस बॉबी रॉय के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बन जाता है। अब जब उसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बनता है तो आए दिन बाहर जाते तो वहाँ मिलना मिलाना, चूँकि एक ही जगह काम करते थे तो वहाँ पर भी आसानी हो जाती थी, घर पे भी जब पति सो जाता तो वहाँ पर भी आसानी हो जाती थी। ये सारी ही चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुड्डू जो था वो अपनी पत्नी की इन हरकतों को भांप चुका था, इसलिए वो अपनी पत्नी से इन सारी बातों का विरोध करता है। वो कहता है कि तुम जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जो बॉबी थी ये कहीं ना कहीं अपने जीजा अनुज चौधरी के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपने पति को अब एक आंख नहीं देखती थी। इसलिए ये अपने जीजा अनुज चौधरी से बात करती है। वो कहती है कि उसका जो पति गुड्डू रॉय है हमेशा बीमार रहता है, जो मैं पैसे कमाती हूँ उन पैसों की शराब पी जाता है और हमारे तुम्हारे बीच में रोड़ा भी बन रहा है, तो क्यों ना हम इस गुड्डू रॉय को ही रास्ते से हटा दें। उसके बाद में लगभग 17-18 तारीख की दरमियानी रात ये लोग पहले इस गुड्डू रॉय को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाते हैं, उसके बाद इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर इसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। अब हत्या ये दोनों कर देते हैं, उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि अब डेड बॉडी का क्या किया जाए। अब यहाँ से डेड बॉडी को बाहर ले जाना, बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क इन लोगों के लिए था। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग बिहार भाग चलेंगे और इसकी डेड बॉडी को इसी कमरे के अंदर बंद हम लोग छोड़ जाते हैं। अब उसके बाद में ये लोग ऐसा ही करते हैं कि बाहर से ताला लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। लेकिन जिस जगह पर ये काम किया करते थे वहाँ से पैसे समय पर नहीं मिल पाए, इसलिए ये बस स्टैंड पे ही पकड़े गए। बहरहाल दोस्तों, आजकल कुछ इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें पति और पत्नी के रिश्ते को बुरी तरीके से कलंकित किया जा रहा है
और यहाँ पर आप लोग देखो कि पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया गया, जीजा और साली के रिश्ते को कलंकित किया गया, साथ के साथ उसने अपने पति जो बीमार था उसको इतनी बेरहमी के साथ में कत्ल किया कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आप लोग के जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, इसमें मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लिखते हैं नाइस स्टोरी। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, निशा कुमारी हैं, प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में शादाब अंसारी हैं, लिखते हैं मैं ज़रूर से सुनता हूँ शम्स ताहिर खान और आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं, भैया कल मैं देखा वीडियो के व्यूज़ तो 137 थे लेकिन लाइक 17 ही थे, पैसा कैसे होता है मलिक भाई? इसका मतलब हमारी क्राइम तक की फैमिली कंजूसी करती है लाइक करने में। भाई सब लोग लाइक क्या करें। तो धीरज सिंह जी, मैं भी हमेशा अपने व्यूवर्स से बोलता हूं कि यार लाइक किया करो, आप भी बोल दिया करें थोड़ा सा। मनदीप वर्मा है, उनकी पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, और अच्छी है कहानी, कल उस्मान सैफ़ी से सुनी थी। तो हाँ, उस्मान सैफ़ी ने सुना दी थी, शायद वो क्राइम तक पर भी सुना दी थी गई, लेकिन मैंने अपने अल्फाजों में अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना सही समझा, क्योंकि पहले सोचा मैं इस कहानी को नहीं सुनाता हूँ, सब लोगों ने सुना दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा क्राइम हुआ है तो मेरे व्यूवर्स का भी हक बनता है कि वो मेरे मुँह से भी कहानी सुने, इसलिए मैंने कहानी सुनाई। उसके बाद में मारवाड़ी करके आइडिया लिखते हैं, मैं बीकानेर से कैलाश गर्ग रितिका और रितिका गर्ग हस्बैंड वाइफ यानी दोनों कहानी सुनते हैं। तो रितिका और कैलाश आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, सुरेंद्र शर्मा राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सोलंकी लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, शुक्रिया। अंसारी सुहेल जी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद इमरान जी कहानी फतेहपुर से सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, आज की कहानी हमने 2 घंटे बाद देखी, बिजी थे इसलिए लायक 16 थे जब हमने देखा, तो आपको यकीन हुआ जितने भाई लोग कहानी सुनते हैं वो लाइक नहीं करते। तो भाई मंसूरी भाईजान जी, ये बाकी में फैक्ट है, हमारे व्यूवर्स लाइक देने में कंजूसी करते हैं। उसके बाद में अख्तर रज़ा जी प्यारी सी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। राजा कोहली हैं, लिखते हैं भैया मैं आपकी स्टोरी राजस्थान से सुनता हूँ। नरगिस बानो जी हमारी कहानी सुनती हैं और ये लिखती हैं गुड स्टोरी बट आपने टाइम चेंज किया, ये अच्छा नहीं किया। तो नरगिस बानो जी आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद में गाने का दीवाना है, लिखते हैं कल से कहानी उस्मान सर सुनाए थे, आज आपने सुना दी है जी। अगर कोई कहानी हुई है तो जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं उनका फ़र्ज़ बनता है सुनाए। खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। खेमराज गुज्जर छिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से सुनते हैं। हुसैन ततलामी हैं, लिखते हैं सर माशाअल्लाह यू आर लुकिंग लाइक ए न्यूज़ टीवी एंकर। तो शुक्रिया मेरे भाई हुसैन जी। मोहम्मद रफ़ीक हैं, लिखते हैं लाइव कब आएंगे? तो महीने के लास्ट में यानी 1 तारीख को हम लोग लाइव आएंगे। महीना जब लास्ट ख़त्म हो जाता है हर महीने को 1 तारीख को हम लोग लाइव आते हैं। उसके बाद में माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, 1 तारीख नहीं बल्कि हम महीने की जो लास्ट वाली तारीख होगी उसी दिन लाइव आएंगे, कहानी भी आएगी और लाइव भी आएंगे। निशंत कुमार जी कहानी सुनते हैं, बालिश भारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार सर जी, कहानी सुना उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, हिम्मत है ऐसा करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा दरिंदे हो गए भाई, कुछ नहीं कह सकते। इंडिया है, लिखते हैं इंडिया करके आइडिया, लिखते हैं घोर कलयुग चल रहा है शाविज़ भाई, किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, स्टोरी अच्छी है और इस तरह की औरत के साथ इस तरीके का होना चाहिए, बुरा मत मानना। तो वो औरत भले ही गलत थी लेकिन उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं था। उसके बाद में सचिन चौधरी जी और रियल क्रिएटर जी और फ़रकुद्दीन जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।